हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जान रहे हैं, जिसमें आपको कोशिका क्या होती है या आप जान चुके हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीव दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, वो भी आपको बता चुकी हूँ मैं। और संरचना के आधार पे कोशिका ही दो प्रकार की होती है, जो मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें केंद्रक की संरचना के आधार पे दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कल किसी बच्चे ने बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। उसका भी आंसर सही था, लेकिन जब कोशिकाओं का प्रकार क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब उसमें आपको संरचना के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही लिखना होगा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर है वो मुख्यतः कोशिका भित्ति का होता है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और सेल वॉल क्यों जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और क्यों पादप कोशिका में वो प्रेजेंट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम बात कर रहे थे कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन एनिमल सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि जंतु कोशिका में जो कोशिका की झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सबसे बाहरी कवरिंग होती है। लेकिन प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है? प्लांट सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी सबसे बाह्य परत जो होती है कोशिका की, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, या इसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब भित्ति को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें तो भित्ति का मतलब दीवार से हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज जो थोड़ा सा दृढ़ होती है, कड़ी होती है और किसी चीज को संरचना प्रदान करने में योगदान देती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये आपको पता है कि केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। लेकिन क्यों पादप कोशिका में ही प्रेजेंट होती है, क्यों वो जंतु कोशिका में नहीं प्रेजेंट होती है, इसके कुछ कारण हैं। पहला, सेल वॉल इज द हार्ड, दृढ़ होती है, प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये उसकी रक्षात्मक आवरण होती है पौधों की, कवकों की और बैक्टीरिया की। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव्स सपोर्ट टू अ प्लांट सेल। ये एक ऐसी दृढ़ संरचना होती है जो पादप कोशिका को क्या प्रदान करती है? हेल्प देती है, सपोर्ट देती है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट अलाउज अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। अगर पेड़ सीधा खड़ा हुआ है तो क्यों खड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो जो सेल वॉल होती है वो उसको अपराइट खड़े होने में हेल्प करती है एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और जो कोशिका है उसके आकार को मेंटेन करने में सहायता करती है। जब इसको हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक क्या होता है? जैसे नमक या चीनी का घोल। Its constituents compounds are different in case of different organisms, यानी अलग अलग जीवों में जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग पदार्थ की बनी हुई होती है। जैसे प्लांट्स में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्लांट्स में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। कवक यानी कि फंगी में कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और जब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। तो ये चीज, ये लाइन आपको नोट करनी है, डैश लगा लगा के आपको लिख लेना है। सेलुलोज, पादप डैश सेलुलोज, सेल वॉल, कवक में डैश लगा के लिखेंगे काइटिन। Cell wall is made up of chitin in the
फंगी और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है जब हम बात करें बैक्टीरिया की। सेल वॉल अंदर के कोशिका के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उससे और बाहर के एनवायरनमेंट को आपस में कनेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो ये चीजें हमने कल बात कर ली थी, इसका हमने जस्ट रिवीजन किया है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द सेल वॉल नॉट नेसेसरी इन एनिमल सेल्स? क्वेश्चन साइंस के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उनको व्हाई, वेयर, व्हेन यानी कि सवाल पूछते हैं अपने आप से। तो मान लीजिए हमने कह दिया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती है, लेकिन क्यों नहीं होती, क्या रीजन है क्यों नहीं होती है? तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भगवान ने संसार को ऐसा बनाया है कि जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है वो जरूर वहां होती है, और जहां जिस चीज की जरूरत नहीं होती वहां पे वो चीज नहीं होती है। अब उसको कैसे साबित करेंगे? क्योंकि भगवान ने तो बहुत कुछ बनाया, लेकिन साइंस क्या है? साइंस एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को साबित करता है, तभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाई इज द सेल वॉल नॉट नेसेसरी, यानी कि कोशिका भित्ति क्यों आवश्यक नहीं है जंतु कोशिका में? आपको पता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और मैं ये कह रही हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जहां जिस चीज की जरूरत नहीं होती वहां वो चीज नहीं होती है। लेकिन क्यों नहीं होती, क्या रीजन है, वो हम जानेंगे। The cell wall is the tough and rigid layer around the cells of plants and bacteria. यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ परत होती है प्लांट सेल्स के बाहर और बैक्टीरिया के बाहर। क्यों? इट प्रोवाइड्स बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल्स। वो पादप कोशिका को और बैक्टीरियल सेल्स को रक्षा देने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और एनिमल सेल्स जो होती हैं उनको सेल वॉल की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए उनके अंदर सेल वॉल, उनकी कोशिकाओं पर सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके कुछ कारण हैं, तो वो कारण हम जान लेंगे कि क्यों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में, क्या रीजन रहे होंगे कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर है ही नहीं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स हैव अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि हमारे पास सपोर्ट के लिए दूसरे तरीके, हमारे पास कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, यानी कि हमारे पास बाहरी कंकाल भी है, हमारे पास कोशिकाओं का अंदरूनी कंकाल भी है। तो ये एक सपोर्ट का सिस्टम है, हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है। या हम सभी एनिमल्स की तरफ से भी बोल सकते हैं, उन्हें भी सेल वॉल की जरूरत नहीं है। दूसरा, animal cells can regulate osmotic pressure by pumping ions and salts across the cell membrane. यानी कि जो जंतु कोशिका होती है वो परासरण का जो दाब है उसको लवणों और साल्ट्स की हेल्प से, आयन और साल्ट्स की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, पंपिंग करके वो मेंटेन कर लेते हैं। तो हमें उसके लिए भी सेल वॉल की जरूरत नहीं। They do not require the cell wall to protect themselves from bursting due to endosmosis, यानी कि हमें एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जल सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट करने लगता है और सेल बर्स्ट हो जाती है। तो हमें सेल वॉल की जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा रेगुलेट कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट, एनिमल सेल्स रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है फॉर फंक्शन एंड मूवमेंट। हमारे शरीर के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उनके लिए और गतियों को कंप्लीट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, which would not have been possible if the cells were surrounded by the cell wall। यानी कि अगर हमारी कोशिकाओं के बाहर सेल वॉल होगी तो जो हम मूवमेंट कर पाते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल पाएगी। दिस इज बिकॉज द सेल वॉल रेस्ट्रिक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी। पौधों में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और हम लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या जीव जंतुओं में सब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंसानों में भी होती है। और सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, दृढ़ होती है। तो जो दृढ़ चीज है उनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी होती है,
फ्लेक्सिबल होती है। तो ये हमने सबसे पहले बात कर ली कोशिका भित्ति के बारे में, और कोशिका भित्ति प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। बहुत डीप में आपने जान लिया कि एनिमल सेल्स में क्यों नहीं पाई जाती, उसका क्या रीजन है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिस चीज की जहां जरूरत नहीं है वो चीज नहीं होती, लेकिन हम साइंस में उस चीज को ऐसे ही नहीं मान सकते, तो हम उसको साबित करेंगे कि क्यों जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ये पता चल गया, इसलिए ही सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। अब दूसरी चीज जो पाई जाती है कोशिका के अंदर वो है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। वन बाय वन सब चीजों के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य यानी कि जो कोशिका है, देखिए कोशिका के हमने सबसे बाहरी परत के बारे में जाना। ये सबसे बाहरी परत जो है ये है आपकी सेल वॉल। इसके अंदर एक और परत होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके अंदर कुछ सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ होता है। सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ होता है। जो ये सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, साइटो किसको कहते हैं? साइटो शब्द का मतलब ही है कोशिका। साइटो शब्द जो है उसको हम कोशिका कहते हैं, और कोशिका विज्ञान उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटो शब्द जो है वो कोशिका को इंगित करता है। साइटोप्लाज्म यानी उसके अंदर पाया जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहलाता है। is the inner content of the cell membrane which separates the cell membrane from the nucleus, यानी कि वो द्रव्य जो सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से सेपरेट करने का काम करता है, ये आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब कोशिका द्रव्य के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में आपको जानना है। जो कोशिका द्रव्य होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ साइटोसोल ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। उसके अंदर सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है बहुत सारे, उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। और साइटोसोल क्या चीज होती है? अगर कोई पूछे कि कोशिका द्रव्य क्या चीज से बना हुआ है तो आप बताएंगे कि साइटोसोल का बना हुआ है। कैसा होता है? सॉफ्ट, स्टिकी यानी नम, चिपचिपा, एंड सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं होता, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, व्हाइटिश होता है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म इज नॉट अ सिंपल क्लियर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो एकदम साधारण ट्रांसपेरेंट द्रव्य नहीं है। ये कैसा है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स 70% वाटर, यानी 70% तो साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट होता है, लेकिन 30% जो है वो वाटर कंटेंट नहीं होता, वो पूरे तरीके से बहता नहीं है। आपने कभी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम स्लाइम कह सकते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन यानी कि 30% भाग जो बचा 70% पानी के अलावा, वो किस चीज का बना हुआ होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, जो प्रोटीन का ही एक रूप है। तो साइटोप्लाज्म में 70% वो पानी से बना हुआ होता है। मैं आपको बोल रही हूँ सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड यानी कि 100% लिक्विड वो नहीं होता। साइटोप्लाज्म का और क्या है भाग? साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट जो है वो कोशिका द्रव्य ही होता है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द सेलुलर प्रोसेसेस, वो कोशिकीय जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन ये ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को यानी उपापचय की प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है। उपापचय की प्रक्रियाओं को ये
सपोर्ट करता है। और सेल साइटोप्लाज्म का और कोशिका द्रव्य का क्या काम है? इट हेल्प्स अ सेल टू परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शंस बाय ट्रांसपोर्टिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशंस। यानी कि ये ऐसा मीडियम बनता है जहां पे जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। One of the important components of the cytoplasm is the cytoskeleton. साइटोप्लाज्म का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं या कोशिका के अंदर का कंकाल कहते हैं। साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक नेटवर्क है प्रोटीन्स का। साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक प्रोटीन का नेटवर्क है जिसमें पतली पतली नलिकाएं और माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, विच टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो कोशिका है उसकी संरचना को अगर थोड़ा बहुत भी मेंटेन करता है तो वो मेंटेन करने का काम साइटोस्केलेटन का होता है। द साइटोस्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप एंड मूवमेंट ऑफ अ सेल। तो साइटोप्लाज्म के बारे में आपने पूरा जान लिया। कोशिका द्रव्य जो है उसका खुद का कोई स्पेशल काम नहीं होता। कोशिका द्रव्य 70% पानी से बना हुआ होता है, जो बचा 30% है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से मिलकर के बनता है। पूरी रूप से 100% लिक्विड नहीं होता, यानी बहुत बिल्कुल बहाव में नहीं रहता है, लगभग जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, पारदर्शी नहीं होता है और उसी के अंदर सारे कोशिकांग जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। उसके अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स से मिलकर के बनता है और वो ही कोशिका को शेप और गति प्रदान करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट, तो ये आप कैसे जानेंगे? तो इसको ये आप नोट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे नोट करेंगे। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य इज द इनर कंटेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है। इट सेपरेट्स द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से केंद्रक को अलग करने का काम करता है। इट कंप्राइजेज साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। इसके अंदर साइटोसोल, कोशिकांग और इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बाद लिख देंगे हम, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस इंक्लूजन्स। आगे बढ़ेंगे तब हम प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बारे में भी जानेंगे। अब साइटोप्लाज्म जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल क्या होता है? सॉफ्ट, नम, स्टिकी, चिपचिपा सा, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड यानी अर्ध पारदर्शी, पूरे रूप से उसमें आर पार दिखाई नहीं पड़ता है और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Along with the nucleus, the cytoplasm makes up the protoplasm. साइटोप्लाज्म यदि हम उसमें केंद्रक को भी ऐड कर लें तो मिला करके प्रोटोप्लाज्म का भी निर्माण करते हैं, जो एक कोशिका का सजीव भाग है, द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। इट डज नॉट इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल। यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्या? कोशिका द्रव्य। देखो प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य क्या है? किसी भी जीवित के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य बनता है कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, यानी दोनों चीजों को एक साथ मिला करके हम उसको जीव द्रव्य कह सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपको समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला कंटेंट केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म को मिल करके हम जीव द्रव्य कहते हैं।
अब प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या अंतर है, ये समझने की बात है। इसको आप नोट करेंगे। प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग प्लांट और बैक्टीरियल सेल जिसकी सेल वॉल हैज बीन रिमूव्ड बट हैज इट्स सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट। प्रोटोप्लास्ट वो है जो किसी भी लिविंग प्लांट या बैक्टीरियल सेल का अंदर का कंटेंट है जिसमें सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया। तो ये प्रोटोप्लास्ट केवल समझने की बात है। आपके एग्जाम में प्रोटोप्लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में प्रोटोप्लाज्म ही पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये लिख लेंगे, पहले जीव द्रव्य की परिभाषा लिख लेंगे सभी बच्चे, तब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि साइब्रिड शब्द के बारे में आपने कभी सुना है या नहीं सुना है। तो साइब्रिड शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बनता है, साइटोप्लाज्मिक एंड हाइब्रिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, जिसमें अलग अलग ओरिजिन्स होते हैं, वो अगर टूट जाती है साइटोप्लाज्म को पाने के लिए, तो जो नेकेड सेल्स होती हैं वो फ्यूज होती हैं, हाइब्रिड होती हैं, और उसके बाद वो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या साइब्रिड कहलाती हैं। तो इसको हम हेट्रोकैरियंस यानी बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट जैसे कहते हैं। मल्टीपल एंड जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसर्च पर्पसेज में यूज होता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द विस्कस फ्लूइड ऑफ अ सेल। विस्कस फ्लूइड क्या है? जो पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं है, साइटोप्लाज्म है जो। In order to perform a particular function, this phenomenon can be easily understood by the help of unicellular eukaryotic organism, amoeba. अमीबा की जो मूवमेंट है उसको देख करके हम इसके बारे में समझ सकते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली क्या करता है? अपने आकार को चेंज करता रहता है, यानी कि आकार में वो अनियमित होता है। इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो उंगलियों के आकार की संरचना अपनी जरूरत के अनुसार निकालता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट, यानी कि उसे हम कहते हैं कूट पाद। स्यूडोपॉड्स को हम क्या कहते हैं? कूट मतलब क्या? झूठा, मतलब केवल लग रहा है ऐसा। फॉल्स फीट, कूट पाद यानी कि झूठ मूठ का पैर, है ना, जो आपको फिगर 1 और फिगर 2 में शो हो रहा है। These pseudopodia are nothing but the flowing projections of cytoplasm। ये जो pseudopodia हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अमीबा के सामने कोई खाद्य कण आया, ये कोई फूड पार्टिकल आया, और फूड पार्टिकल को देख करके फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए अमीबा ने अपने साइटोप्लाज्म को ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया और फॉर्मेशन किया सीडोपोडिया का। किस काम के लिए? टू एनगल्फ फूड, अपने भोजन को अपने अंदर लेने के लिए उन्होंने सीडोपोडिया बनाया। तो ये जो फ्लोइंग प्रोजेक्शंस हैं, ये किस चीज से बनते हैं? ये साइटोप्लाज्म से ही बनते हैं। तो अमीबा कैसे अपने शिकार को पहचान पाता है, कैसे समझ पाता है? When amoeba senses its prey, जब वो अपने शिकार को समझता है कि कुछ खाने पीने का सामान आसपास आ गया, तो it uses its pseudopodia to engulf the prey। वो खाद्य कण को अपने अंदर लेने के लिए क्या करता है? pseudopodia का निर्माण करता है। तो these cytoplasmic projections not only help amoeba in engulfing food but also in locomotion। ये जो कूटपाद होता है, ये अमीबा को खाना खाने में और हेल्पफुल होता है मूवमेंट में। दे एग्जाम्प्लीफाई द फिनोमेनन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सेल वॉल के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत विस्तार से जान लिया है। अगले सेशन में हम इसी सीरीज में और सारी चीजें कंटेंट को
हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में इतना ही, और आशा करती हूँ आपको जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।